Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another interview session. My name is Umar Education Wala, and today I have a very special guest with me. But before I introduce you to the guest, let me tell you about myself. I am Umar Farooq Education Wala from Karachi. मुझे यहाँ कॉलेज में 5+ months हो चुके हैं और जो मेरे यहाँ पे पहली मेंटोर थी वो मिस हफ्सा थी और आज मिस हफ्सा ही हमारी गेस्ट हैं इंटरव्यू में। तो आइए मिस हफ्सा के साथ चलते हैं। मिस हफ्सा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया इंटरव्यू के लिए। आपका क्या हाल है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। तो मैं अपना छोटा सा तारुफ करवाऊँ। मेरा नाम हफ्सा रिमोट जॉब वाली है और मेरे यहाँ स्कूल करेंट कैंपस को जो है तकरीबन 2.5 साल से जो है ज्वाइन किया है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं एक जो है एक टीचर भी हूँ और देन एक फैसिलिटेटर भी हूँ। उसके अलावा एक लर्नर हूँ। थैंक यू। मिस हफ्सा, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए कि आप कैसे स्टूडेंट थी, आपका स्कूल कैसा था, आपको वहाँ के स्टूडेंट्स टीचर्स कैसे लगते थे? मैं अपनी जो पहले शुरू की स्कूलिंग के बारे हवाले से बात कर रही हूँ। मैंने जो है मैंने नर्सरी से 5 तक जो है मैंने अपने भाइयों के साथ पढ़ी है। मैं अपने भाइयों के साथ थी कि स्कूल में, तो उनके साथ मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शाय या उस टाइप की जो मतलब कुछ भी नहीं है। मैं क्लास में कोने में बैठे रहना, बस पढ़ते रहना ये था। 5 क्लास के बाद जो है मैं हम सारे भाई-बहन अलग-अलग हो गए, अलग-अलग स्कूल्स में चले गए। मेरा भाई जो है मेरे दोनों भाई जो है वो अलग स्कूल में चले गए और मैं अलग स्कूल में चली गई। फिर उसके बाद 2 साल तक मैंने वहाँ पर डिफरेंट लोगों के साथ जो है मैंने वहाँ पर पढ़ा, क्लासेस ली। देन उसके बाद 9-10 में भी मेरा एक डिफरेंट स्कूल आ गया। 9 मैट्रिक मैंने एक और डिफरेंट मतलब बिल्कुल डिफरेंट ज़ोन से निकल कर मैं कम्फर्ट फिर वहाँ पर मेरी जो 8 क्लास से जो है मेरी शुरू हुई। मैंने पढ़ना मतलब पढ़ना नहीं, ज़्यादा शैतानी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक पहले एक भाई के साथ थे, भाई-बहनों के साथ थे कि आप अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके भाई आपके साथ है, आपको वो बचा सकते हैं कुछ भी। तो उसमें एक ज़ोन में था कि एक भाई के ज़ोन में था कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ या कुछ भी मतलब हर चीज़ पे डरना होता था। फिर उसके बाद भाई के साथ उनके साथ पढ़ना छोड़ दिया। फिर मेरा स्कूल जो बहुत दूर हो गया, फिर उस पे मैं आना-जाना मेरा हो गया। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गई 8 क्लास में थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि अगर आप नॉर्मल जैसे आप डरते हो किसी से तो वो और आपको डराता है या आपको और दबाने की कोशिश करता है। तो मैंने पूरे 1 साल जो है डर के मैं 9 मैट्रिक में डला। मैंने मैं क्यों डरूँ इनसे और मैं क्यों डरूँ? मतलब कि हर चीज़ पे पढ़ते तो हैं नहीं लेकिन वो हम लोगों को डराते थे। मतलब लड़कियाँ हमसे बहुत बड़ी-बड़ी थी लेकिन हमारी ही क्लासेस में थी और कद में भी हमसे बड़े, हाइट में भी, ऐज में भी हमसे डिफरेंस है। फिर उनके बाद सीनियर जूनियर वाला वो चला, फिर उसके बाद जो है उन्होंने हमें डराना स्टार्ट किया, फिर हमने उनको डराना स्टार्ट किया। बोलते हैं एक फ्रंट बेस से जो है बैक बेंचर्स जिन्हें नहीं बोलते हैं हम। हमारी एक पूरी मतलब हमारे 4 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया जिसमें हम ऐसे थे कि सबको पता चल जाता है ये इनका ग्रुप है। मतलब इन लोगों ने ही दम करना है क्लास में, इन लोगों ने दम करना है। टीचर समझ जाती थी जब भी क्लास में आती, इन चारों को बोलो पहले से अपना मुंह बंद कर ले या क्लास से बाहर चले जाए, कुछ करेंगे नहीं। जब भी कुछ हम करते नहीं थे फिर भी हम जो है पेपर में टीचर हमें बार बार बोल के जाती थी मुझे पता ही है ना पेपर में ये सारे फेल होंगे और सबसे अच्छे नंबर हमारे आते थे। क्यों आते थे हमारे? क्योंकि हम जितने हम शैतान थे उतने ही हम जो है एक दफ़ा हमने किसी को देख लिया, छापने भी में उस्ताद थे। मतलब याद याद जो करते थे हम वो अगर भूल भी गए तो इतना याद रहता है किसी और ने लिखा है तो वो हम अपने ही उस पे लिखते थे। हम इतना मतलब दिमाग हमारा इतना चलता था। तो ऐसा था, अभी भी हम जाते हैं स्कूल में तो हमारी टीचर देख के हमें बहुत हँसती, बोलती इन लोगों ने हमें बहुत हँसाया, बहुत मज़ाक किया। जब हमारा फेयरवेल था हमें याद है हमारी एक टीचर थी जो चश्मा लगा के आती थी, तो उन्होंने हमें बोला था कि आप 9 मैट्रिक में जो है सप्ली देकर पास होंगे आप लोग। मुझे पक्का यकीन है आप सी ग्रेड भी नहीं लेकर आओगे। तो हम हैरान हो गए ये क्या बोल रही है? मतलब इतना वो नाराज़ हो गई कि सी ग्रेड भी आप नहीं लेकर आओगे। हम उन्हीं के पास ट्यूशन में जाते थे और वो भी हमसे ट्यूशन की फीस भी लेती थी, ऊपर से हमारे स्कूल में भी थी। देन वो बोलती है कि आप सी ग्रेड भी नहीं लाओगे।
मतलब ट्यूशन में भी हमने इनको इतना परेशान किया हुआ है, हम याद नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, हम चार जाते थे। और उसके बाद जो है हमने हमारे पेपर जो है 9 में तो हमने पेपर दे दिए। मैट्रिक में जब हम थे, हम बाय बाय चांस हम ना कोरोना में वो हो गए, प्रमोट हो गए। मतलब हमने मैट्रिक तब किया जब सबको प्रमोट किया जा रहा था। हमने सिर्फ 2 ही पेपर दिए और प्रमोट हो गए। वो बोल रही हैं ये कैसे हो गया? मतलब सबके सेम ही नंबर आए थे, सबके सेम ही चीज़ें आई थी। और 9 में हमारे बहुत अच्छे, जब उन्होंने बोला था कि आपके सप्ली आएँगे, हमा एक भी पेपर मेरा नहीं रुका, ना ही कोई पेपर। और मतलब इतने अच्छे पेपर हुए और जो है ए ग्रेड बना मेरा 9 में। तो मैं हैरान हो गई कैसे किया? मैंने बोला मिस देखें आप वो करती हमें। फिर उसके बाद जब हम अपनी मार्कशीट लेने गए थे 2 साल पहले, 1 साल पहले मैं मार्कशीट लेने गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा उतनी, मतलब उन्होंने हमारी बहुत रिस्पेक्ट की। इससे समझ में आया कि तंग करना भी एक वो होता है। फिर वो अभी तक हमारे कॉन्टेक्ट में है। मेरा जो छोटा भाई है वो उनके पास अभी ट्यूशन जो है रिसेंटली उसको ट्यूशन पे लगाया है उनके पास। और अभी भी वो उनके पास, तो वो बार-बार बोलती है कितनी शैतान थी, इसने मुझे बहुत तंग किया। फेवरल वाले दिन हमने जो है अपने ब्लैक बोर्ड जो हम पहले उसमें पता है चौक बनेंगे, हमने पूरी उनकी पिक्चर बनाई थी। जब फेवरल हो रहा था उनकी पूरी मतलब स्केचिंग की, फिर उनकी मतलब पूरी बना के ना उनको इतना तंग करके हम आगे भाग गए हम लोग। फिर उन्होंने अभी तक वही बात वो उनके मुंह पे रहता है कि ये लोग इन्होंने बहुत परेशान किया हमें। तो इस तरीके का था। पहले तो मैं बहुत शरीफ थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। अच्छा, तो बड़ा मजा आया आपका सुन के ये पूरी स्टोरी आपकी स्कूल की, और ऐसा लगता है कि आपका स्कूल का जो ज़माना है बड़ा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस रहा। और अच्छा, बस ये बताइए कि आपका जो है ना फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और आपका सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो मैथ था। उसके अलावा जो सबसे बुरा लगता था मुझे वो सिंधी था। और पहले तो फिजिक्स और सिंधी मुझे बहुत ही बुरे लगते थे, क्योंकि ना ही समझ में फिजिक्स में इतने फॉर्मूले जो रियल लाइफ में हमारी शायद काम ही ना आए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी उस सब्जेक्ट से। देन और एक सिंधी जिसमें इतने नुक्ते हमने भरे, इतने नुक्ते उर्दू में लिख कर मैं नुक्ते डाल देती थी और उसमें पास हो जाती थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, ना सिंधी समझ में आती है ना उसका, पता नहीं क्यों रखा है ये सब्जेक्ट, ये समझ में नहीं आया। जबकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बस ये बताइए कि आपको क्या हमेशा से एक एजुकेशनिस्ट बनना था, एजुकेशन की फ़ील्ड में आना था, या आपका शुरू में कोई और प्लान था बनने का? नहीं, मुझे हमेशा से एजुकेशन की फील्ड में नहीं आना था, वो मैं बाय चांस आ गई। बोलते हैं ना हादसाती तौर पे जो आता है बंदा, इस तरीके से मैं आ गई, फिर मुझे इस पे इंटरेस्ट होने लगा। देन मुझे शौक था कि मैं लॉ करूँ। मतलब मुझे लॉ करने का बहुत शौक था कि मैं वकील बन गया। तो फिर उसके बाद जब मैं स्टार्ट किया पढ़ना, तो मैंने बोला बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर रही। फिर मैंने वो गिव अप कर दिया। मतलब मुझे बहुत शौक था कि मैं लॉयर बनूँ या कुछ भी। तो मैंने अपने पापा को भी बताया था कि मैं लॉयर बनूँगी। तो अब्बू ने बोला ठीक है, पहले तुम जाओ कॉलेज जाओ, उसके बाद तुम बताना कि क्या बनना है। अभी मैं गई, मैंने बोला ठीक है, वो मतलब मुझे फिर मैंने बोला छोड़ दो, मुझे नहीं बनना लॉयर वॉयर। तो बहुत सारी चीज़ें सोची, लेकिन वो बनना ही नहीं था। मतलब मेरे डिफरेंट्स होते गए, कभी ये बनना है, कभी ये बनना है, कभी स्पोर्ट्स में जाना है, और कभी मतलब करना ही स्टार्ट करती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है, ये नहीं करना है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें गिव अप कर दी, अब टीचिंग वाली फील्ड में आ गई। अच्छा, तो इस टीचिंग की फ़ील्ड में आपको ऐसा क्या लगता है अच्छा, कि जो जो जिसमें आप जो है अटैच्ड हैं, और इसमें जो है आपको टाइम हो गया है माशाल्लाह? टीचिंग की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से कि आपको लर्निंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं होती। एक मुझे जो है एक समझ में आया कि अगर आप साथ में वो भी कर रहे हो तो आपकी एक लर्निंग प्रोसेस रहती है। अगर आपको किसी स्टूडेंट को सिखाना है तो सबसे पहले आपको भी सीखना पड़ेगा वो चीज़। और अगर आपको अपनी चीज़ों पे जो है अपडेट करना है तो खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने इस फील्ड को जो है जो चूज़ किया और मैं इसको करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी लर्निंग प्रोसेस जो है ना, मतलब जो जो दौर आ रहा है उस पर लर्निंग प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। नई नई चीज़ें आती जा रही है और आपको खुद को भी अपडेट करना है। अगर हम किसी और फील्ड में होते हैं, हम खुद को अपडेट नहीं करते, उसी चीज़ पे हम लगे रहते हैं,
वही काम हम करते रहते हैं, उसमें नई चीज़ हम ऐड नहीं करते। लेकिन टीचिंग ऐसी फील्ड है जिसमें आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, आप भी कुछ सीखते रहते हो, आप दूसरों को सिखाते रहते हो। इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा ये। और अच्छा, आप मिस ये बताइएगा कि जो आपको चैलेंजेस आते हैं और किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं, फिर आप उनको कैसे ओवरकम करती हैं इस फील्ड में? आपको कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो चैलेंजेस अगर आप दिमाग में सवाल करेंगे तो बहुत सारी आती हैं, और चैलेंजेस का आना ही आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि आप, अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ना ही आप सोचते हैं कि हमें इस चीज़ को जो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो अगर हम गर्ल है तो हमारे लिए सबसे पहले चैलेंज ये है कि आपने सोशल मीडिया पर आए हो और किस तरीके का आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। देन फैमिली से पीछे से अगर आपके पेरेंट्स नहीं बोल रहे, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आपके रिलेटिव जो है वो आपको खींचने में लगे रहते हैं कि हमने तो अपनी बेटियों को इजाज़त नहीं दी कि ये करे, ये सोशल मीडिया पे जाए। देन आपने क्यों दी? मतलब वो इतने ब्रेन वॉश करते हैं अपने पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स के, इतना उनको परेशान करते हैं, यहाँ तक कि हमारे खुद रिलेटिव्स हैं, मेरे खाला वगैरह जो भी हैं, तो अब मम्मा को आके बोलते हैं कि इसने जो है अपनी वीडियोस डाली है, इसने ये डाली है। तो बोली, मेरी मम्मा बोली किस तरीके की वीडियोस डाली है? जब उन्होंने दिखाया तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या वो डांस करके दिखा रही है या कुछ वो कर रही है जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, वो तो नहीं हो रहा है ना। इसमें एक लर्निंग प्रोसेस चल रही है, वो कुछ काम कर रही है अपना जो उसने करना है, तो इस पे वो किसी को सिखा रही है, कुछ कर रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो अपने घर पे नहीं देख रहे हैं, वो अपने माहौल को नहीं देख रहे हैं, आपके पीछे ज़रूर पड़े रहते हैं और हर बात पे आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चैलेंज जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको जो है, अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वही आपको डीमोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं, वही आपका चैलेंज है। सबसे पहले जब मैं सोशल मीडिया, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो सोशल मीडिया का वीडियोस वगैरह डालने का मेरे घर वालों को नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था कि आपने अपने तमाम वीडियोस जो है, आपकी तमाम चीज़ें जो है अपने सोशल मीडिया पे ऐड करनी है। सो देन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बाद में मतलब आराम आराम से, जैसे इनका होता है ना स्कूल का प्रोसेस है कि आपको पहले सारी चीज़ें मतलब आराम आराम से बताया बताया गया। जब हम लोग आए थे उस टाइम पे कोई भी नहीं था यहाँ पर, इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं था उस टाइम पे। जो हम 2.5 साल पहले आए थे, स्कूल जब स्टार्ट हुआ बिल्कुल फॉर्मल, ये फॉर्मल स्कूल ही था जिसको जो है फॉर्मल स्कूल से हटा के इसको एआई के स्कूल में आराम आराम से तब्दील किया, हमारे सामने ही इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो जब उस टाइम पे हम पहले फर्स्ट फैसिलिटेटर्स थे जो जिन्होंने ज्वाइन किया और जिन्होंने जो है स्कूल के लिए वो स्कूल मतलब सोशल मीडिया पर आए। तो उस टाइम पे मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैंने वीडियोस डाली तो मेरे बाबा ने पहले देखा कि आप वीडियोस क्यों डाल रहे हैं, दूसरों से जो आप सुनते हो जब आप देखो तब यकीन करो। कभी कभार आंखों देखी चीजें भी जो है ना वो गलत भी साबित होती है कि वो राइट भी नहीं होता। तो इस तरीके से मेरे बाबा ने, मैंने बोला वीडियोस इस तरीके की, मैंने बोला बाबा ये मैंने अपने फादर से सारी चीजें डिस्कस की, तो उन्होंने बोला ठीक है। अब मेरे भाई जो है, फिर मेरे भाई को किसी ने बताया, फिर मैंने अपने भाई से भी डिस्कस की, उन्होंने बोला ये ठीक है कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे कजन्स मतलब उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो जब फर्स्ट टाइम जब उनको प्रॉब्लम हुई तो मेरे भाई ने सबसे पहले जवाब दिया, जब हमें प्रॉब्लम नहीं आपको क्यों प्रॉब्लम है? वो तमाम सवालात के जवाबात हमें जवाबदा है, आपको जवाबदा नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हो? तब उसके बाद से आज तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं आप सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं या कुछ भी, मतलब आपके साथ ये होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स या आपके जो आपके करीबी लोग हैं वो आपके साथ होने चाहिए ताकि तीसरा बंदा आपको बीच में आके नहीं बोल सके। तो ये चीज़ है, यही चैलेंजेस मुझे सबसे ज़्यादा फेस करने पड़े शुरू-शुरू में। पूरे 1 साल तक तो मैंने सिर्फ़ लोगों को ब्लॉक ही किया है। अपने रिलेटिव्स को मैसेज करते थे मतलब फेक आईडीज़ बना-बना के मैसेज करते थे। नीचे कमेंट करते थे। तो बाद में पता चला कि फेक आईडीज़ जो है ये सारे हमारे रिश्तेदारों की ही हैं। और मतलब अपनी हमारी वीडियोस उठा के ये क्या कर रही हो, ये गलत काम है, ये मतलब इस तरीके की चीज़ें, मतलब वो कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आना है। फिर जब इग्नोर करना, लोगों को ब्लॉक 1 साल तक ब्लॉक किया, जब ब्लॉक करना ही बंद किया, उनके जवाब देना ही छोड़ दिया, तो अब ना ही कमेंट्स आते हैं, ना ही कुछ आता है, ना ही कोई रिलेटिव्स आते हैं। तो ये सारी यही चैलेंजेस मुझे बहुत मुश्किल लगा सबसे ज़्यादा।
जी, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं और आपने बिल्कुल सही कहा, ये चैलेंजेज़ आते हैं हमारे आजकल। और अच्छा मुझे से ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आपने ये शिफ्ट होते हुए देखा स्कूल को, एआई स्कूल बनते हुए। तो आपने ये ट्रांज़िशन में खुद को कैसे अडैप्ट किया? यानी एआई आया, उसमें फिर हमने नए टूल्स शुरू किए स्टार्ट करना। तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? आपको वो चेंज उस वक़्त कैसा लगा और आपने कैसे यानी सीखा? उस टाइम पे जब पेरेंट्स भी जो थे जब हम आए थे तो उस टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बातें सुन के आ गए। उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम मिस राहत यहाँ पर आई थी सर रिहान की वीडियोस देखकर यूट्यूब से उनकी वीडियोस देखकर उस टाइम पे हम आए सब। और मिस राहत भी एक फैसिलिटेटर ही थी और मतलब एक फैसिलिटेटर हमारे साथ होती थी। हम लोग एक आपस में बहुत मस्ती मजाक भी करते थे। तो स्टार्ट हुआ तो चीज़ें जब आपके साथ स्टार्ट होती है तो प्रोसेस बहुत इजी होता है क्योंकि आप उसको आराम आराम से एक्सेप्ट करते हो। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आसान हो जाती है चीज़ें ताकि आपको एक टाइम मिल जाता है। और अभी जो लोग आ रहे हैं जिनको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है वो प्रोसेस डायरेक्ट से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ लोग। तो हम जब यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम जब हम स्कूल में एंटर हुए उस टाइम पे सर रिहान यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये स्कूल लिया हुआ था और यहाँ पर 10 ऐसे बच्चे थे जिनकी फीस जो है वो नहीं ले रहे थे। पहले उन्होंने फ्री में उनको करवाया उसके बाद उन्होंने फीस लेना स्टार्ट किया जिनमें बहुत सारे बच्चे 10 बच्चे यहाँ पर थे जो जिन्होंने छोड़ दिया जो आगे चले गए बहुत सारे हो गए। और उन बच्चों में जो है जैसे जिनके साथ शुरुआत की उनमें मनाहिल हिजाब उस्मान अलमदार आलियान उसके अलावा और भी ये आसफा तो बाद में आई है उन लोगों के साथ स्टार्ट नहीं हुआ था वो लोग बाद में आए। तो उसके साथ साथ और भी थे साइबर वाला एक एक बच्चा था साइबर वाला वो साइबर के बहुत अच्छा एक्सपर्ट था। और यहाँ पे टीचर्स भी चेंज थे सर जब सर मनोज भी उसी टाइम पे आए थे हमारे पास सर मनोज आए थे मतलब एक महीने या हमसे पहले एक महीने पहले आए थे शायद। तो देन और उसके उनसे पहले भी एक थे एक जिनके साथ स्टार्ट की रिहान समूह जिसको बोलते थे वो यहाँ पर होते थे जिन्होंने क्लासेस स्टार्ट की यहाँ पर एक और थे जो फाइबर सिखाता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्ट की राना जाहिद भी यहाँ पर थे जो डिफरेंट क्लासेस देते थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के। और इस तरीके से हमने शुरुआत की और सबसे पहली क्लास जो हमने ली तो जब हम यहाँ पर आए थे स्कूल में तो देन हम जब यहाँ पर एंटर हुए हम समझे सर रिहान प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हुए थे। हिबा जो यहाँ पर थी हिबा उसकी सिस्टर थी। तो सर रिहान जो बैठे हुए थे तो हम समझे कि वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता था कि रिहान अल्लाह वाला कौन है ना ही हमें आइडिया था। हम तो फॉर्मल स्कूल समझ के आ गए थे कि फॉर्मल स्कूल है बस टीचिंग करेंगे रिस्पेक्ट मिलेगी। टीचिंग हम मैं किसी और स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि स्कूल चेंज करते 6 महीने हो गए थे। मैं मैट्रिक भी कर रही थी साथ साथ मैं स्कूल में पढ़ा भी रही थी। तो मतलब मैं स्कूल भी मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैंने स्कूल पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर मैं मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि इतनी लंबी टाइमिंग और मतलब बच्चों के साथ 5 क्लास तक के बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। तो फिर मैंने उसको स्कूल को डायरी के रिज़ाइन देकर मैं यहाँ पर आई मेरे दोस्तों के साथ बस मैं देखने आई थी कि मैंने कोई जॉइन नहीं करना था। बस एन्जॉय करने इस तरीके से आई थी। फिर यहाँ पर सर रिहान बैठे हुए थे और मतलब वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे तो समझ में नहीं आया कि कौन है। तो हम समझे कि प्रिंसिपल होंगे स्कूल के या फिर बाद में पता चला जब हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया सर अल्ताफ वहाँ से चलते हुए आए सर अल्ताफ चलते हुए आए। तो सर अल्ताफ को देखा तो हम समझे सर अल्ताफ पता नहीं कोई टीचर वगैरह होंगे यहाँ पर। तो हमने बोला यहाँ पर जो प्रिंसिपल थे सर अल्ताफ सीट पे बैठे। तो हम समझे मैंने बोला ये सर अल्ताफ की सीट ये की सीट पे बैठे हुए प्रिंसिपल। तो हमें फिर पता चला कि सर अल्ताफ प्रिंसिपल है और वो फाउंडर थे रिहान अल्लाह वाला जिसका नाम था जिसका स्कूल था वो थे वो आए हुए थे हमसे बात वगैरह की। हमें बोला कि अच्छा आप ये कर लोगे मतलब अच्छा लो आप कल से ज्वाइन कर ले हमारे स्कूल को। ये मतलब उन्होंने हमसे पूरी बात कर ली। उसके बाद हमें आइडिया हुआ फिर उसके बाद उनके घर पे हम 2 महीने के बाद फिर उनके घर पे गए। मतलब उनके घर पे हम काफ़ी टाइम जा चुके हैं। एक दफ़ा गए 2 महीने स्कूल ज्वाइन करने के 1 महीने या 2 महीने के बाद हम गए जहाँ पर उन्होंने एक इवेंट रखा था जिसपे अप्रिशिएट करने के लिए सबको जो ट्रॉफीज दी गई जैसे कि अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है जिनमें उन्होंने आप सबको अप्रिसिएशन के लिए जो है ट्रॉफीज वगैरह दी। तो इस तरीके से उन्होंने वो डे रखा था। देन उसके बाद दोबारा गए मीटिंग्स उसके बाद बहुत सारी तो तब हमें पहले तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यही रिहान अल्लाह वाला है।
और हमने बहुत कुछ नहीं बोल सकते लेकिन बोला भी है कि प्रिंसिपल ठीक है ये वो। सो देन दूसरे वाले जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल तो नहीं लगते, इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई। फिर हम मैंने इस तरीके से जो है इसकी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मिस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछूंगा। जैसे एआई जब आया तो आपके जैसे टीचिंग स्टाइल में क्या फ़र्क आया? आप पहले कैसे पढ़ाती थी और अब कैसे आप पढ़ाने लगी हैं, और कौन किन टूल्स का आप और एआई मॉडल्स का आप यूज़ करती हैं अपनी डेली टीचिंग में? जब मैं फॉर्मल स्कूल में थी तो वो एक ट्रेडिशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा या आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर आज हैं। तो वो चीज़ें भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए साथ में। तो उसमें ये था कि आपको बुक्स, एक आपको चीज़ों के लिए ना एक किताबें ढूँढने का आदत है कि इस बुक में से ये निकालेंगे, इस बुक में से ये निकालेंगे, नोट्स निकालेंगे, इस तरीके की चीज़ें थी। अब वो चीज़ें नहीं, एआई के दौर में इतना सिंपल है। सिंपल ये है कि आप एआई को यूज़ करते हुए अपनी तमाम चीज़ें आराम से कर सकते हैं। अपने नोट्स भी जो है 2-3 मिनट में आप अपना पूरा नोट तैयार कर सकते हैं एआई का यूज़ करते हुए। देन अगर आपको कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ना ही आपको वेबसाइट बनानी आती है, ना ही आपको कोडिंग की एबीसीडी पता है, लेकिन एआई के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट देके जस्ट उस वेबसाइट को फ़ौरन से रेडी कर रहे हैं। मतलब बहुत चीज़ें आसान हो चुकी है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा, और चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आप जो एआई का आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, उसको आप उससे करेक्ट कर सकते हैं। मतलब चीज़ें जो आप 2-3 घंटों में बहुत ज़्यादा मेहनत करके ढूँढते थे, उसको आप ईज़िली आराम से फ्रेश नोट पे जो है आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। वो ईज़ी चीज़ें हो गई और उससे ज़्यादा मज़ा भी आता है। लेकिन एक चीज़ है, एआई का एक ये है कि अगर आपका इंटरनेट ठीक नहीं है या आप फ्यूचर में अगर इंटरनेट हमारे पास नहीं हो तो एआई का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये दिमाग में मेरे थॉट्स आते रहते हैं कि अगर इंटरनेट ही नहीं हो एआई, तो हम बोलते रहते हैं कि एआई का यूज़ करना है, एआई का यूज़ करना है। अगर इंटरनेट सिस्टम ही हटा दिया जाए, ख़त्म हो जाए, तो एआई को किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग? इंटरनेट के बगैर तो कोई भी वेबसाइट या कुछ भी चीज़ें जो भी हैं, ये चीज़ें नहीं चलती। तो क्या अभी तक एआई ने ऐसा प्रोसेस निकाला है जो कि इंटरनेट के बगैर जो है हम ये तमाम चीज़ें कर पाएँ? तो शायद आगे जाके ये चीज़ें भी हो जाए, लेकिन ये दिमाग में आता रहता है, पता नहीं क्यों। ट्रेडिशनल भी ठीक है, आप उसके बगैर आप किसी भी इदारे में नहीं जा सकते, उसके बाद आप सीखते हो। एआई अभी जो है अभी इतना इन्वॉल्व हुआ है, पहले तो बहुत कम था। हमने खुद यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए अभी स्टार्ट में देखा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसके लिए स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ये एडवांसमेंट आ रही है उस वक़्त और भी ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है। अच्छा मिस, आपके बारे में हमने स्कूल के बारे में जाना, अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में जाना। अब ऐसे थोड़े-से सवाल करता हूँ कि जैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप क्या करना पसंद करती हैं टीचिंग के अलावा अपने फ्री टाइम में? टीचिंग के अलावा मैं फ्री टाइम पे जो है सोती हूँ। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं घर पे सोती रहती हूँ। उसके अलावा जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया है अभी से जो है, उस टाइम मैं ज़्यादा सो रही हूँ, वरना मैं नहीं सोती थी। पहले मैं मेरी हॉबीज़ ये थी कि मुझे कुछ लिखना है, राइटिंग करनी है कुछ भी, तो अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया। अब चैटजीपीटी मेरे पास मौजूद है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देन उसके अलावा मैं पहले जो है बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ती थी। तो वो मेरी हॉबीज़ है, और उसके अलावा ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। मतलब जब भी हम फ्री होते हैं मैं अपनी मामा को बोलती हूँ हम यहाँ चलते हैं, मतलब घूमने का। मतलब एक ही जगह पे घूमने का नहीं है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाना है, और मतलब ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी फ्री होती हूँ और अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेलती हूँ, फिजिकल गेम्स जैसे कि फुटबॉल्स वगैरह खेलना या फाइट करना, ये चीज़ें मेरी हॉबीज़ में हैं। मैं वो चीज़ें करती हूँ। जो मेरा छोटा भाई है, हम दोनों यही चीज़ें करते रहते हैं घर पे जब भी फ्री होते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा बताया, माशाल्लाह आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। और अच्छा मिस, एक बस लास्ट क्वेश्चन ये छोटा-सा, आप कुछ मैसेज देना चाहें उन टीचर्स को जो अभी तक ट्रेडिशनल स्कूल में हैं और जो है एआई जो है अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं अपने टीचिंग मेथड में? मैं उनको क्या सजेशन यही देना चाहूँगी कि आप जो है ट्रेडिशनल अगर आप कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं,
तो आप एआई का इस्तेमाल भी सीखें ताकि आपकी जो मेहनत है, जो 5-6 घंटों में आप मेहनत करते हैं, वो आपके लिए ईज़ी हो जाए और आपको एक टाइम मिल जाए, अपने लिए वक़्त मिल जाए और आप जो है एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आसान कर सकें और उसका इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दें अभी से ही, ताकि आपको अपने लिए टाइम मिले। जैसे कि मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, जो छोटा वाला भाई है, जब मुझे टाइम मिलता है या रील्स देखती हूँ, अगर वो घर पे होता है तो हम बस लड़ते ही रहते हैं। और लड़ना ये वाला नहीं कि बाल खींचना, ये तमाम चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होती। हम फाइट करते हैं बाकायदा कि हम ये वाले स्टेप करेंगे या वो, तो उनमें से जो ज़्यादा पिट जाता है फिर हम गेम ओवर कर देते हैं। तो इस तरीके से अक्सर जो है वो कम पिटता है, मैं ज़्यादा पिटती हूँ, इसलिए मैं ये खुद ही गेम वो ख़त्म कर देती हूँ, मुझे नहीं खेलना। तो ये हो जाता है। तो आपको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए है जो है आपको टाइम मिले, इसलिए आप ट्रेडिशनल के साथ-साथ जो है एआई को भी एक्सेप्ट करें और उसको भी सीखना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच मुस्तफ़ा, आपने इंटरव्यू दिया, टाइम दिया और बहुत अच्छा बताया अपने अर्ली एजुकेशन के बारे में, टीचिंग की फील्ड में आप कैसे आई, क्या चैलेंजेस आपने ओवरकम किए जो कि बहुत सारे थे और जो है बहुत कुछ अच्छा बताया आपने कि ट्रांजिशन कैसे हुआ एआई का, ये नॉर्मल स्कूल से आपका, और आपने अपने बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया। माशाल्लाह बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और जो है मुझे आपके बारे में जान के बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू में। एंड होपफुली गेस्ट आपको भी अच्छा लगा और जो है मिस हफ्सा के बारे में आपने जाना, ये मेरी पहली मेंटोर है, मैं जब रेहान कॉलेज मैंने जॉइन किया था और इसी के साथ जो है मैं इंटरव्यू एंड करता हूँ। थैंक यू मिस हफ्सा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है गेस्ट, टाइम होता है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलूँगा एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।